अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हर दौर में हुकूमतें आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय, सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के हुकूक़ की बात करती रही हैं, लेकिन हकीकत में हर दौर में सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सिर्फ गुज़श्ता साल का ही हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों को मुख्तलिफ चैलेंजेस का भी सामना रहा है। गुज़श्ता महीने सहाफ़ी और मीडिया कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल और सिंध असम्बली में 2 बिल पेश किए गए। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल को सिंध असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया, जबकि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अब ये जो बिल है ये कौमी असम्बली में भी पेश किया जा चुका है। कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया गया ये बिल 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के हुकूक़ तजवीज़ किए गए हैं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी के बाद सहाफ़ी अपनी खबर के ज़राए बताने के पाबंद नहीं होंगे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन कायम किया जाएगा, जिसमें वो पेशा वाराना उमूर में रुकावट बनने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकेंगे, जबकि सहाफ़ियों को हिरासा करने और धमकियाँ देने पर भी सज़ा होगी। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर जहाँ सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की तारीफ़ें हो रही हैं, वहीं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के मुजव्वज़ा मुसवदे पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की जा रही है। बिल में वफाकी हुकूमत ने मीडिया के तमाम ज़राए के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तश्कील देने की तजवीज़ दी है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ सोशल मीडिया की रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग और रेटिंग के तमाम जो इख्तियारात होंगे ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास होंगे। हुकूमत का नई अथॉरिटी के मुतालिक ये दावा है कि इससे मीडिया की आज़ादी, गैर जानिबदारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकेगा, लेकिन दूसरी तरफ सहाफ़ती तंजीमों और अपोजिशन जमातें जो है इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुकूमत बिल के ज़रिए आइन में दिए गए आज़ादी इज़हार राय के हक़ को दबाना चाहती है, जबकि सोशल मीडिया पर लाइसेंस और NOC की शराइत तनकीद करने वालों को, और जो तनकीद करते हैं, जो आज़ादी अपनी जो राय का इजहार करते हैं सोशल मीडिया पर अपने YouTube चैनल्स के ज़रिए, हुकूमत उन सबको खामोश करवाना चाहती है। अब सवाल यह है कि जहां हुकूमत ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल के ज़रिए सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की है, वहीं कुछ दिनों के बाद ही पेश किए जाने वाले पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस बिल से आखिर हुकूमत जो है ये आज़ादी राय का गला क्यों घोंटना चाहती है। दूसरी तरफ अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें तो PDM में इख्तलाफात के बाद हुकूमत बड़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है। हुकूमत मुसलसल मुआशी आदाद शुमार में बेहतरी के दावे कर रही है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ियारत रेजिडेंसी में भी अपोजिशन जमातों पर तरस खाते हुए नजर आए और उन्होंने दावा किया कि अगली हुकूमत भी PTI की होगी और अगले दौरे हुकूमत में और ज़्यादा तरक्की होगी। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, इस हवाले से ज़रा सुनिए। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई। जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% यानी 4% पे जब ऊपर फिगर्स जब पब्लिक हुए तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है, तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इंशाअल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। एक तरफ जो है PDM हुकूमत को घर भेजना चाह रही है, लेकिन हुकूमत जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगला दौरे हुकूमत भी PTI का ही होगा। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हुकूमत को क्यों ज़रूरत महसूस हुई पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की। एक तरफ आप लोग जो हैं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, वो बिल लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़रिए मीडिया पर कदगन लगाने की कोशिशें आप लोग जो हैं वो कर रहे हैं। आप लोग तो कह रहे हैं ना कि एक ड्राफ्ट है, सिर्फ तमाम स्टेक होल्डर से मशवरा किया जा रहा है, उनकी भी आरा ली जा रही है, लेकिन इस ड्राफ्ट के ज़रिए ही हुकूमत की एक सोच तो सबके सामने आई है कि आप लोग आखिर करना क्या चाह रहे हैं सोशल मीडिया के साथ। खास तौर पर आपको भी याद है प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी बार इस बात का जो है ना वो इसको कंफर्म कर चुके हैं, इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए ही तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है मार्ज़े वजूद में आई है। लेकिन आज उसी सोशल मीडिया पर जब लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं, आप लोगों के हक़ में भी बातें होती हैं, लेकिन आज आप लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों?
देखें, जिस तरह हम जो हमारा जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल 2021 जो हम लेकर आए हैं, उसको हम एक तवील मुशावरत के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके उस बिल को हमने असम्बली के अंदर प्रेजेंट किया है पास होने के लिए, जो कि अभी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मौजूद है, जिसमें हमने सहाफ़ियों को एक कमीशन फ्राहम किया है, जिस कमीशन में आप ही के जो नुमाइंदे हैं उस कमीशन का मेंबर होंगे और उसमें वजारत इंसानी हकूक़ और दीगर लोग शामिल होंगे। इस बिल को जो है वो अक्रॉस द बोर्ड सहाफ़ियों की तमाम तंजीमों ने, तमाम मीडिया प्रोफेशनल्स ने इसको अप्रिशिएट किया है। ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हम बना रहे हैं, जैसा इसकी मेन रीज़न क्या है, वजह यह है कि एक तरफ जो है वो पैमरा है, एक तरफ जो है वो प्रेस काउंसिल काम कर रही है, तो डिफरेंट फोरम्स बने हुए हैं। पहली तो चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया भी जो है ये अब एक इमर्जिंग मीडिया बन चुका है और ये इमर्ज कर चुका है और इसकी भी एक काफ़ी बहुत तादाद के अंदर एक व्यूअरशिप है। इनका एक ही जगह के ऊपर जो है वो तमाम चीज़ें हों, इसमें भी जो है हमने एक्चुअली आप लोग सोशल मीडिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बड़े यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं जो जर्नलिस्ट, जो एंकर्स अपनी राय का इजहार खुलकर टीवी प्रोग्राम्स में, अपने प्रोग्राम्स में नहीं कर सकते हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल्स पर करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है। जहां पर हम लोग अपनी खुलकर बात का इजहार कर सकते हैं, सहाफ़ी हजरात जो है, एंकर हजरात, उस चीज़ को बेसिकली आप लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हकीकत है। नहीं, आप देखें, बुनियादी दो चीज़ें हैं। आप अपनी राय का इजहार खुद ज़रूर करें, कोई आपको कदगन नहीं है, लेकिन आपकी जो आइन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो आपको दी गई है और इसके अंदर भी जो चीज़ प्रपोज की गई, अभी एक ड्राफ्ट है, यानी इस ड्राफ्ट ने, अभी ये मिनिस्ट्री में ड्राफ्ट तैयार हुआ, इस ड्राफ्ट ने जो है अभी असम्बली में जाने से पहले ये वजारत कानून में जाएगा, उस बाद में जो है काबीना की जो कमेटी बनी हुई है लेजिस्लेशन के हवाले से वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से ये काबीना में जाएगा, वहाँ से असम्बली में आएगा, स्टैंडिंग में जाएगा, फिर वहाँ से मंजूर होने के बाद फिर फाइनल डिबेट असम्बली में होगी, फिर लेकिन आप लोग क्या सदारती ऑर्डिनेंस नहीं लाना चाह रहे? इसमें कोई हकीकत नहीं है? ऐसा ना भी कोई इरादा है, ना कभी ऐसा हमने काम किया, बल्कि हमने एक वही तरीकाकार इस्तेमाल किया जो हमने जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ का जो बिल लेकर आए। ये वैसे ना कहें कि आप लोगों ने ये काम नहीं किया। आप लोग 80% काम आज तक 3 सालों में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बाय द वे आप लोगों ने किया, इसलिए ये ना कहें कि शादिया सुन लेना, वो तो एक अलग बात है ना, वो तो जो ऑर्डिनेंस आता है उसकी अलग अलग वजूहात होती हैं, डिफरेंट रीजंस होती हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें भी हमारी जो नेक नीयती है वो ये है कि ये जो ड्राफ्ट है ये हमने खुद शेयर किया है मीडिया के लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, कि आप इसके अंदर अपनी पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव राय दें। हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव अप्रोच शामिल हो, इसमें आप लोगों की भी मुस्बत राय शामिल हो और हम उसको वेलकम करेंगे जो अच्छी चीज़ें होंगी। इससे पहले जो है वो किसी को एंगेज नहीं किया जाता था, हम तो आपको खुद पार्टिसिपेटरी रोल इसके अंदर कर रहे हैं और अच्छी बात है, इसमें आप लोगों की भी राय आए, इसके ऊपर डिबेट हो और फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। अच्छा चलिए सच बताएं, अब तक इसका फीडबैक क्या पहुंचा आप लोगों तक? नहीं, देखें, इशू ये है कि अल्टीमेटली जब आप एंगेज करते हैं तो एंगेज करने के बाद लोगों की राय आती है। अब उस राय में बहुत सारे लोग जो हैं उसके अंदर मुस्बत राय देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब जिस तरह एक किसी की तरफ से राय आई कि मीडिया को इंडस्ट्री का दर्जा करार दिया जाए, ठीक है, अब आप ही के सहाफ़ियों की तरफ से ये राय आई कि मीडिया को आप एक इंडस्ट्री का दर्जा करार दें। हमें जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडस्ट्री के तौर के ऊपर नहीं लेते। इसी तरीके से वो जो राय आएगी उस राय को हम बिल्कुल बगौर इसके ऊपर जायजा करेंगे और उसमें जो चीज़ें चलिए पार्लियामेंट में जाएगा, बहरहाल ऑपोजिशन भी इसकी मुखालिफत कर रही है, पार्लियामेंट में जाएगा तो इस पर बहस होगी, ऑपोजिशन भी इसकी मुखालिफत कर रही है। अपोजिशन तो का मसला तो ये है, उन्होंने ईवीएम भी नहीं देखी थी, देखे बगैर ही मुखालफत शुरू कर देते हैं। अपोजिशन का तो काम है मुखालफत करना। नहीं, वो हिमायत नहीं कर रहे, वो तो इसको अपोज कर रहे हैं। यही मैं आपसे कह रही हूँ, वो हिमायत नहीं कर रहे, वो इसको अपोज कर रहे हैं कि आप लोग कदगन लगा रहे हैं मीडिया पर। उन्होंने तो अभी पढ़ा ही नहीं है, चल रहे हैं ना सोशल, ऐसे कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पे चल रहा है, शरीर रहमान साहिबा इस पर बोली है। चलें उस पर भी आ जाएंगे आप, उस पे भी आ जाएंगे, बेफिक्र हो जाएं आप। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
एक तरफ आप लोग फारूक हबीब साहब क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ बढ़ी है या आप लोगों की पॉलिसीज़ का नतीजा है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया आप लोगों ने, लेकिन दूसरी तरफ ज़रा डिफरेंट ज़रा टॉपिक है, एक सवाल उस पर करना चाहती थी क्योंकि ज़रा KPK में आप लोगों की हुकूमत है। वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं करता जहाँ पर उस्ताद की इज़्ज़त ना हो। जो कल हम लोगों ने देखा KPK में उस असातिज़ा के साथ हुआ, लाठीचार्ज, तशद्दुद, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में अगर उस्ताद की इज़्ज़त नहीं है तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आप लोगों को चाहिए था, वहाँ की हुकूमत को चाहिए था कि उनके मुतालिबात सुनते, उनकी बात सुनते, तो ये नौबत ही ना आती है एहतजाज तक। और अगर एहतजाज वो कर ही रहे थे तो फिर इस तरह के तशद्दुद का वाक़या और इस तरह का लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। हम किस माशरे में रह रहे हैं? क्या महज़िब माशरों में असातिज़ा के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? आप लोगों की हुकूमत में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। जहाँ तक रही बात, आपने जो इशू के हवाले से बात की, उस इशू की भी यकीनन उनके भी कोई ना कोई जो है उसके अंदर मुतालबात ज़रूर शामिल होंगे और नहीं होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिवली बेस के ऊपर क्या, मौके के ऊपर क्या डिसीजन किया उन्होंने, लेकिन ऐसी सिचुएशंस को जो है वो अवॉइड करना चाहिए और एंगेज करके लोगों के साथ टेबल के ऊपर उनकी बात सुन के उनके मसले को जो है वो हल करना चाहिए। बाकी इस हवाले से मज़ीद मालूमात लेके जो है मैं आपको फराहम कर दूंगा और इस पे बेहतर है वो KPK हुकूमत और उनके मुतल्लिका। लेकिन आप मजम्मत तो करते हैं ना असातिज़ा पर, इस किस्म का तशद्दुद, लाठीचार्ज, उस्ताद चाहे पंजाब का हो, KPK का हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो। जी, मैंने आपसे जो अर्ज़ की कि कोई भी एहतजाज करे, चाहे उस साथीज़ा, तो यकीनन उनका एक मुकाम है माशरे के अंदर, हमारा बहुत ऊंचा मुकाम है। कोई भी हो, अनटिल अनलेस उनका जब एहतजाज है वो पुरअमन एहतजाज है, कानून के दायरे के अंदर है, तो आइन सबको राइट देता है और उसमें बेहतर ये होता है कि उनको अच्छे तरीके से जो है वो एंगेज किया जाए और यकीनन उनको एंगेज किया भी होगा। और अब मुझे नहीं पता रीज़न क्या है कि उनको सड़कों के ऊपर जो है वो आना पड़ा, उसकी तफसीलात लेके फिर आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए आप थोड़ा सा PDM पर ज़रा बात कर लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि PDM टाई फिश हो गई है। PDM का आज भी एक ही मकसद है, वो है हुकूमत का खात्मा। ऑपोजिशन कह रही है कि कभी आप लोग डस्का का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश करते हैं, कभी आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मुलतवी करवा कर आप लोग जो है ना वो वहाँ डाका डालने की कोशिश करते हैं। PDM तो अपने मकसद पर चल रही है, उनका कल भी मकसद है हुकूमत गिराना, आज भी मकसद है हुकूमत गिराना। लेकिन आप लोग ये जो कर रहे हैं NCOC के ज़रिए जो है ना वो आप लोग ये कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं कि अभी वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकता, तजवीज़ आप लोग दे रहे हैं। अपोजिशन भी कह रही है NCOC का काम नहीं है, आप लोग एक्चुअली फरार चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से, इसलिए आप लोग ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि जो जहाँ तक तो रही बात NCOC की, तो NCOC ही वो इदारा है जो नेशनल सतह के ऊपर कोविड के हवाले से पूरे मुल्क का डेटाबेस एनालिसिस करके फैसला साजी करता है और दीगर सूबों को हदायत जारी करता है। उसमें तमाम सूबों के नुमाइंदगान जो हैं वो शामिल होते हैं और जब आपको वैक्सीन चाहिए होती है तो वैक्सीन आपको NCOC फराहम करती है। जब आपको हिफाजती लिबास चाहिए होते हैं, मास्क चाहिए होते हैं, PCR किट्स चाहिए होती हैं, आपको अपनी कैपेसिटी टेस्ट करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए होती है, तो उस वक्त NCOC ही आपको हेल्प करती है। और जो कोविड के दौरान एक ज़बरदस्त किरदार NCOC का रहा वो सब ने अप्रिशिएट किया। जहाँ तक रही बात इलेक्शन के हवाले से, तो NCOC ने एक ख़त ज़रूर लिखा है, एक गाइडलाइन ज़रूर जारी की है और एक अलर्ट उनके लिए जारी किया है। सारी बात इतने मैस बड़े लेवल के ऊपर पूरे AJK के अंदर इंतखाबात होने हैं, कोविड की तीसरी लहर अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन फैसला उन्होंने करना है। उसके ऊपर कोई हमारी तरफ से ना तो कोई पाबंदी है ना वो पाबंद हैं, उस हवाले से वो फैसला करेंगे। NCOC का काम था अपनी गाइडलाइन जारी करना, वो गाइडलाइन हमेशा जारी करते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करना है नहीं करना है ये फैसला वो करेंगे। जहाँ तक रह गई बात PDM की, तो PDM का जो मामला है, देखें PDM का काम हुकूमत गिराना नहीं है। अभी तक जो अमली तौर के ऊपर जो चीज़ सामने आई है, PDM का काम है एक दूसरे को कैसे गिराना है। चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो तो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं ना, वो तो एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। और उनकी जो लड़ाई है वो तो लड़ाई है कि सेनेट में कौन बनेगा ऑपोजिशन लीडर। गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाते बनाते 80 वोट उनके वो इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी, उसके बाद अपोजिशन लीडर नहीं। तो शाजिया बात यह है कि हुकूमत इन्होंने गिरानी है। पिछले 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, क्या इन्होंने हुकूमत गिरा ली है?
ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद आया, बल्कि एक दूसरे से इस्तीफे मांगना शुरू हो गए, एक दूसरे से शोकाज नोटिस माफिया मंगवाना शुरू हो गए, एक दूसरे पे अदम एतमाद का इजहार शुरू कर दिया। तो हमारा इशू पीडीएम नहीं है, ना हम पीडीएम को रेलेवेंट समझते हैं। हमारा इशू ये है कि हमने आवाम को डिलीवर करना है। हम मुल्क की मैशियत को जो है वो हमने तेज़ी से ठीक करना शुरू कर दिया है। आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 2017 का रिकॉर्ड पार कर गई, 48,000 पॉइंट से ऊपर चले गई है। आज 11 माह के अंदर मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा 4170 अरब रुपया टैक्स जमा हुआ है। पहली हुकूमत है जिसने एक साल में 216 अरब रुपया एक्सपोर्टर को रिकॉर्ड टैक्स बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन आप लोग दौरे हुकूमत में जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, फिर आप लोग इसकी भी जिम्मेदारी लेना। आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, और अभी एक और स्कैंडल आया है जिस पर कल हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की थी। एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की मिली भगत से 15 अरब रुपए का ये स्कैंडल है। आज ये अब हमारे 92 का जो अखबार है उस पर भी फ्रंट पेज पर ये खबर भी लगी हुई है। तो इन चीजों की भी आप लोग जिम्मेदारियां फिर लेना कि आपके दौरे हुकूमत में भी ये स्कैंडल आ रहे हैं। नहीं, देखें, बात यह है, जो पहली बात है, देखें, कोई भी हुकूमत होती है, उस हुकूमत के लिए हर रोज़ जो है वो कोई ना कोई एक नया चैलेंज सामने आ रहा होता है। जहाँ तक रह गई बात करप्शन की, करप्ट प्रैक्टिसेस की, वो भी आपके सामने एक कॉन्टीन्यूस चैलेंज की सूरत में मौजूद होता है। जिसकी आपने बात की, उसके ऊपर जो मुतलका मिनिस्टर हैं वो नोटिस लेके उन्होंने जो अदायगियाँ थी वो अदायगियाँ भी रुकवा दी हैं, और ये आपके ही चैनल ने रिपोर्ट किया है। मैंने वो पूरी खबर जो है वो जी रात को मैंने किया था अपने प्रोग्राम में। अच्छी बात है कि आप लोग जो हैं वो एक इन्वेस्टिगेटिव जो है वो सहाफत कर रहे हैं, और जहाँ पे कोई ऐसा मामला होता है उसको सामने भी लेके आते हैं, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। जहाँ तक रह गई बात, इस हुकूमत के अंदर कोई ऐसा स्कैंडल नहीं आया कि जिसके अंदर कोई चीज़ ऐसी हो जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब को मालूम पड़ा हो और उन्होंने उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग ना करवाई हो, तहकीकात ना करवाई हो, उसके ऊपर अमल ना करवाया हो। माजी में तो शाजिया रिकॉर्ड को आग लग जाया करती थी। आप लाहौर में, यहाँ पर आपके पास एलडीए प्लाजा में आग लग गई थी, आपको याद है? बिल्कुल, मैं एलडीए दफ्तर में प्लाजा में मौजूद आग थी लग गई थी, मेट्रो का रिकॉर्ड जल गया था। नंदीपुर में आग लग गई थी। नंदीपुर में आपका तो उस वक्त जिस मीडिया उसके साथ मुंसलिक थी तो वो बिल्कुल पास में ही था आपके। और जहां आपका नंदी के अंदर आग लग गई थी, कराची में आग लग जाया करती थी। हमारी हुकूमत में तो हमें तो कोई ऐसी आग नहीं मिली जिसमें रिकॉर्ड को जो है वो आग लग जाया करे। तो हम तहकीकात भी करवाते हैं। आखिरी सवाल का जवाब दे दें, तरीन साहब के हवाले से अली जफर साहब जो है वो रिपोर्ट कब पेश कर रहे हैं? अब तो तरीन साहब को भी लगना शुरू हो गया कि वादा तो किया था इंसाफ का, लेकिन उन्हें लग रहा है कि सियासत हो रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा। देखें, जहाँ तक रह गई बात अली जफर साहब की रिपोर्ट के हवाले से, तो वो एक जो इनकी जानिब से एक पर्टिकुलर एक शिकायत आती थी कि जी हमारे खिलाफ कोई इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। उन्होंने एक इंटरनल अरेंजमेंट के तौर के ऊपर अली जफर साहब की सिर्फ इस हद तक जिम्मेदारी मुकर्रर की कि वो इस चीज़ को जायज़ा लें और रिपोर्ट पेश करें। वो उसका जायज़ा ले रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देंगे। जहाँ तक रह गया केस की, चाहे वो FIA में है, चाहे वो किसी अदालत में है, वो मामला अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहेगा। अली जफर साहब का उससे कोई ताल्लुक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात। थैंक यू वेरी मच। फारूक हबीब साहब मेरे साथ हैं, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब। आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ये जो बनाना चाह रहे हैं, ये आज़ादी इजहार की ज़मानत है या मज़ीद हम इसको कह सकते हैं कि आप मीडिया को दबोचने की आपकी एक कोशिश है? एक आपने नरमी दी, वो जो सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन का बिल लाकर, दूसरी तरफ से आप टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी, मैं उन लोगों में से हूँ और अक्सरियत उन लोगों की है जो मादर पिदर आज़ादी के तो हक़ में नहीं है। बिल्कुल सही, सहाफ़त ज़िम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। ट्रू। लेकिन जो हुकूमतें कवानीन बनाती हैं बेलूम, वो उसमें होता ये है कि आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की जाती है। एक हमारी तारीख़ है, अयूब ख़ान से लेकर बल्कि उससे पहले भी
एक सेफ्टी एक्ट होता था, उसके तहत सहाफ़ियों को तंग किया जाता था। फिर अयूब खान के दौर में वो आ गया, प्रेस एंड पब्लिकेशन आर्डिनेंस आ गया। फिर भुट्टो साहब के दौर में तो ये हुआ कि प्रेस एंड पब्लिकेशन आर्डिनेंस भी मौजूद था और डिफेंस रूल्स ऑफ पाकिस्तान के तहत भी सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो जाती थी। जमहूरी दौर में भी पाबंदियाँ लगती रही। भुट्टो साहब के दौर में तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, जितने अखबारात जरायद भुट्टो साहब के दौर में बंद हुए हैं शायद ही किसी और दौर में हुए होंगे, शायद किसी आमिर के दौर में भी नहीं होंगे। तो एक तारीख़ है यहाँ, और ये जो मौजूदा आज़ादी है ये किसी की अता नहीं है, ये खैरात में नहीं मिली, सहाफ़ियों ने इसके लिए जदोजहद की है। ये जो इस वक्त हमारे दोस्त हैं जो आज़ादी एंजॉय कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये आज़ादी उनको लेकर के लोगों ने दी है और क्या क्या कुर्बानियाँ देकर दी हैं। तो हम इसके हक़ में हैं कि ऐसी फेयर कानून साजी जिसके नतीजे में गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त पर कदगन लगाई जाए या उसकी हौसला शिकनी की जाए, वो ज़रूरी है। लेकिन इसकी आड़ में पाबंदियाँ आयद करना और जो हुकूक सहाफ़ियों को हासिल हैं, जो आइन देता है उनको, उसको सल्ब करना जो है ये कतई तौर पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ये आज़ादियों का दौर है, ये कदगनों का दौर नहीं है। हमारे यहाँ आइन मौजूद है, हमारे यहाँ कवानीन मौजूद हैं, मसला उन पर अमल दरामद का है। और ख़ुसूसी कवानीन सहाफ़ियों के लिए बनाना, हर कौन सा कानून है जो मुल्क में मौजूद है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बारहा, ये भी फ़ारूक हबीब साहब से भी बात करी थी कि वो इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारी हुकूमत को लाने में या PTI को प्रमोट करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल है। मतलब कि आपने उस आज़ादी को इस्तेमाल कर लिया अपने लिए और आज आप हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज जब वही आप लोगों पर तनकीद हो रही है तो आप उसको दबोचने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। देखें, ये एक ऐसी हुकूमत को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो एक तरफ तो मीडिया की आज़ादी की हामी हो, जो जमहूरी हुकूमत हो, मुंतखब होकर आई हो, जिसके रूट्स हों पब्लिक में, उसको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का मसला है, इसके लिए मेरा ख़्याल है हमारी सहाफ़ती तंजीमों को भी हुकूमत का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बेलगाम जो आज़ादी है, जिसके नतीजे में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, प्रिंट मीडिया की आज़ादी है, वो भी ख़तरे में डाल दी है। गैर ज़िम्मेदार लोग, अनपढ़, मतलब यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए सबने बनाए हुए हैं और जो मुंह में आता है वो कह देते हैं। देखें, कुछ हमारी अखलाकियात हैं, कुछ हमारा आइन कुछ चीज़ों पर हमें पाबंद करता है, हमारे यहाँ कुछ कवानीन हैं। ये सोशल मीडिया पर तो ये तो बिल्कुल शुतुर्बे महार है। लेकिन ये भी आप देखें, जो आपने यूट्यूब के लिए लाइसेंस हासिल करना है उसको बड़ा शराइत को सख्त किया आपने कि सूबाई सतह पर मिलेगा, नेशनल लेवल पर मिलेगा, फिर उसकी फ़ीस ये आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी तो हर एक ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है ना, तो ये तो आप दबाने की तो कोशिश है। ये देखें, इसमें कानून साजी की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि कानून साजी का मकसद ही ये हो कि बिल्कुल आप उस रास्ता ही बंद कर दें। कानून साजी करें, आइन के मुताबिक जो कानून है, हमारी अखलाकियात है, उसके मुताबिक कानून साजी करें, लेकिन उसका मकसद जो है लोगों को रेगुलेट करना हो, ना कि आवाज़ दबाना और पाबंदियाँ और कदगने ऐद करना जो गैर जमहूरी हूँ, गैर आइनी हूँ, गैर अखलाकी हूँ। आप पाकिस्तान की सलामती के नाम पर ऐसी पाबंदियाँ ऐद न कर दें, गला ना घूंट दें लोगों का। नज़रिया पाकिस्तान के नाम पर, नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ये जो मादर पिदराज़ाद किस्म की एक नस्ल पैदा हो गई है, जिसके नज़दीक ना अखलाकियात की कोई अहमियत है, ना आइन की कोई अहमियत है। मोमबत्ती माफिया की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, कई माफियाज हैं, कई लोग यहाँ हो गए हैं जिनको पता ही नहीं है। यानी मतलब आप किसी पर कीचड़ उछाल दें, किसी की पगड़ी दें, किसी शरीफ आदमी की इज़्ज़त मजरूह कर दें और आप कहें जो मैं तो आज़ादी के बारे में जो मशहूर है कि जी मेरी आज़ादी दूसरे की नाक तक जाके ख़त्म हो जाती है। ऐसी आज़ादी जो एक इंसानी बुनियादी हक़ है, जो दूसरे के हुकूक को मुतासर नहीं करती, जो दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को मुतासर नहीं करती, जो रियासत को तबाह नहीं करती या रियासत के जो हुकूक हैं उनको ख़त्म नहीं करती, वो आज़ादी हमें दरकार है। और उसमें किसी किस्म की पाबंदी कोई जनून साफ़ी तो कबूल नहीं करेगा। अच्छा, मुजव्विज़ा जो मुसव्विदा है, अब हुकूमत कह रही है कि स्टेक होल्डर्स तक भेजा है, उनसे बातचीत होगी, उसके बाद इसको पेश किया जाएगा कैबिनेट में।
आप तक कोई फीडबैक पहुंचा है ये बड़ी प्रॉब्लम है मौजूदा हुकूमत की कि ब्यूरोक्रेसी इसकी नातजर्बाकारी से फ़ायदा उठाती है। पहले भी जो भी मसलन एक मीडिया बिल पहले भी एक आ चुका है, हाँ। उसमें ये सोशल मीडिया नहीं था। ये पहले खुद एक चीज़ बना लेते हैं, हाँ। और उसको मुश्तहर भी कर देते हैं, और उसके बाद स्टेक होल्डर जब दबाव आता है तो फिर स्टेक होल्डर से भाई पहले ही अगर आप स्टेक होल्डर से मिसाल के तौर पर यहाँ PBA है, यहाँ APNS है, यहाँ CPNE है, उसमें जर्नलिस्टों की तंजीमें हैं, हाँ। PUJ है, PFUJ है और तंजीमें हैं, उनको आप एतमाद में लेकर बैठकर उस पर बातचीत करके फिर मुसवदा तैयार करें तो आपको ना ऐसी दिक्कत नहीं होगी, मुखालफत होगी। सदारती ऑर्डिनेंस अगर लेके आते हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ तो काला नहीं। है। देखें, अगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर एक तरफा तौर पर करते हैं तो साफ नज़र आएगा कि बदनीयती है। अगर स्टेक होल्डर्स, अच्छा दूसरे जो इदारे मौजूद हैं, मिसलन प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल है, उसको गैर फाल किया हुआ 3 साल से है आपका। अच्छा पैमरा है, हाँ। अब आप इन सारे इदारों को ख़त्म करके एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर रहे हैं, उसमें सोशल एक ही छतरी तले आप इकट्ठा कर रहे हैं छतरी तले लोग तो उतने ही दरकार होंगे ना। तो इसकी क्या ज़रूरत है? आप सोशल मीडिया के लिए अलग एक अथॉरिटी बना दें, सोशल मीडिया के लिए आप अलग कर लें, आप इलेक्ट्रॉनिक का पड़ा जो काम अशरों में एक इदारा तैयार हुआ है उस पर इत्तेफाक रहे है, यानी पैमरा पर अब ये एतराज़ तो किसी को नहीं है कि ये क्यों बना है, एतराज़ तो होगा उसके फंक्शंस पर, उसके एक्शंस पर। वो बना हुआ है, उसको आप डिसमेंटल करना चाहते हैं। यहाँ प्रेस काउंसिल बनी हुई है, उस पर इत्तेफाक रहा है, किसी को एतराज़ नहीं है, वो आप डिसमेंटल करना चाहते हैं। तो है सदारती ऑर्डिनेंस लाने का, और अगर हुकूमत ले आती है तो फिर कोई चॉइस तो नहीं है। नहीं, देखें, जो ऑर्डिनेंस आप लाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जिसके नतीजे में मुआशरे में इंतशार पैदा होता है, फसाद पैदा होता है, तो क्या ज़रूरत है? आप इत्तेफाक राय हासिल करके सही उसके बाद आप बनाएं। बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सहाफ़ी इस बात की मुखालफत करेगा कि जी रेगुलेट ना किया जाए सोशल मीडिया, क्योंकि खुद सहाफ़ी भी तंग हैं, शिकार है, बहुत सारे शिकार हुए हैं भाई। तो इसलिए वो मुखालफत, जेन्युइन लोग मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन एतमाद में लेकर एक बना के जब लाएंगे, मुखालफत फिर भी होगी, कुछ लोग करेंगे, नहीं अपोजिशन भी करेगी, खुद हमारे तबके में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो मादर पिता आज़ादी चाहते हैं, वो कहेंगे। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जो अक्सरियत है, जो ज़िम्मेदाराना साबित करना चाहते हैं, वो आपके मुखालिफ नहीं होंगे, और आपको अवाम का एतमाद भी हासिल होगा कि जी आपने कोई कदगन नहीं लगाई, आज़ादी को रेगुलेट किया है। सही। और वो सबको बिठाकर मुशावरत के साथ तो इनको मुसवदा तैयार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, गुज़श्ता कुछ रोज़ के दौरान शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के बयानिए का जो इख्तलाफ है, जिसकी हमेशा बात भी की जाती थी, हुकूमत तो खुलकर कहती थी कि इनके बयानिए में ही फ़र्क है, तो ये मिलकर कैसे चलेंगे, अब वो खुलकर सामने आया है। शहबाज शरीफ साहब मफाहमत के अलमबरदार हैं, तो मरीम नवाज़ समझते हैं कि मज़ामत के बगैर मुफाहमत नहीं हो सकती। 29 मई को जब PDM का सरबराही इजलास हुआ, जिसके बाद ये कहा जाने लगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें अब जुदा हो गई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि उन्होंने अपने लिए खुद ये रास्ता चुना है अलग होने का। अब जबकि शहबाज शरीफ बजाते खुद यहाँ मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं कि हम तो जो शहबाज शरीफ का बयान है उसको ही तस्लीम करेंगे, तो शहबाज शरीफ साहब के होते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में वापसी के बारे में सोच रही है या सोच सकती है? कोई आपकी पार्टी पॉलिसी में कुछ ऐसी बात डिस्कशन में है? देखिए, हम तो PDM से निकले नहीं हैं, हम तो PDM बनाने वाले हैं, और PDM कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे कोई अपनी मर्जी से किसी को निकाले और किसी को शामिल करे, क्योंकि PDM का एक बुनियादी जो चंद असूल तय हुए थे, उसमें एक असूल ये भी था कि इसके फैसले जो भी होंगे वो इत्तेफाक राय से होंगे, वो कसरत राय से नहीं। हाँ, जमहूरियत में कसरत राय से कानून साजी होती है,
2/3 अक्सरियत से आइन साजी होती है, लेकिन मखसूस हालात के पेश नज़र आप ये फैसला कर लेते हैं कि यहाँ पे कंसेंसस होगा तो फैसला होगा। पीडीएम ऐसा फोरम था और उसकी वजह ये थी कि जो जमातें, इसका कंपोजिशन है वो ये है कि इसमें सियासी जमातें हैं, इसमें इलाकाई जमातें हैं, इसमें मजहबी सियासी जमातें हैं और एजेंडास में बहुत बड़े फ़र्क है। लिहाजा कई जमातों का दूसरी जमातों से इख्तलाफ राय है। जिस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो मजहब की बुनियाद पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती है, मजहब का एहतराम करना और मजहब को प्रोटेक्ट करना, मजहब की एहतराम कराना, ये सब चीजें अपनी जगह हमारे हम सबसे आगे हैं, लेकिन हम मजहबी इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन तो आप कह रहे हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इसलिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था मजहब के नाम पर सियासत करने के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं अपना आर्गुमेंट इस तरह बिल्ड कर रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे कंसेंसस डिसीजन मेकिंग इसलिए रखी गई कि जो इख्तलाफ है नजर का वो बहुत बड़ा है, लिहाजा जिस चीजों पे सब जमातें इत्तेफाक करें, कोई एक जमात भी अगर उससे इख्तलाफ करेगी तो आप उसको इसका चार्टर नहीं बना सकेंगे। ये मैं कह रहा हूं, मैं उस तरह मकसद एक है जनाब, मौजूदा पीडीएम का भी मकसद है हुकूमत को घर भेजना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मकसद है। तरीकाकार डिफरेंट था, आप लोग चाहते थे तहरीक अदम एतमाद लेके जाए। का मकसद आई एम सॉरी नहीं है। सुने ना, वो तो कहते हैं कि इस्तीफे दे दें, वो कह रहे थे इस्तीफे दे दें, आप कह रहे थे तहरीक अदम एतमाद ले आए। मकसद तो था ना कि उस हुकूमत को खत्म करना, गिराना, कहां इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही है, लेकिन ये मकसद अब अलग अलग होकर हासिल तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं गुजारिश कर देता हूँ उस पर। आपने जो कहा ये एक हद तक एक फैक्ट है, लेकिन ये सारा सच नहीं है। मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ सारा सच। यकीनन ऐसा ही है जो आप कह रहे हैं। हमें कहा गया कि इस्तीफे दे दें, हालांकि हमने इस्तीफे को रिलक्टेंटली आखिरी आइटम के तौर पर रखा हुआ था, और इस्तीफों के आइटम से पहले जो हमारा तहरीरी मुआहदा है पीडीएम का, जो चार्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। हमने कहा कि आप कह रहे थे कि इलेक्शन ना लड़ो, बाय इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन लड़ें, आपने लड़ा तो हुकूमत को नुकसान हुआ, अपोजिशन को फायदा। आपने कहा कि सेनेट का ब्लॉक कर दें, हमने कहा सेनेट ब्लॉक नहीं होगा, सारा पीटीआई को चला जाएगा। आपने हमारी बात मानी और हुकूमत कमजोर हुई। आज पीटीआई के अंदर से जो चीजें दराड़े खुल के फट के सामने आ गई हैं, वो 2 फैसले थे। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा फैसला यह है कि आप हमारा साथ दीजिए। पंजाब में 8-10 वोटों का फर्क है। मुस्लिम लीग के साथी हमारे कह रहे थे कि जी नंबर पूरा नहीं है। हमने कहा कि नंबर है, तो आपने देख लिया कि वो नंबर अपनी जगह मौजूद था। जहांगीर तरीन साहब वाले लोग मौजूद थे, नाराज ग्रुप एक और मौजूद थे, और बहुत सारे लोग नाराज बैठे हैं अभी तक। तो वो लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि तरीन ग्रुप इसमें साथ देता आप लोगों का? ये गारंटी हम दे रहे थे। हम कह रहे थे कि जिन बंदों को आप चाहते हैं हम आपको मिला देते हैं। अच्छा, आखिरी गुजारिश एक और, जो ज्यादा इस बात को जो चीज और ज्यादा सेकंड करेगी और सपोर्ट करेगी, वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा फरमाती है कि हमें ये गवर्नमेंट सूट करती है, हम चाहते हैं ये 5 साल चले। ये मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। उसके बाद शायद खाकान साहब ने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी के कहने पे पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद नहीं किया, हम जहांगीर तरीन के कहने पे भी नहीं करेंगे, हमें ये सूट करती है। जो राना तनवीर साहब ने कहा, और आज ARY का एक प्रोग्राम था, उसमें आज राना तनवीर साहब इससे पहले भी कह चुके हैं, जुबैर उमर साहब कह चुके हैं कि यह हुकूमत हमें सूट करती है पंजाब की, हम इसको क्यों गिराएं। और आज राना साहब ने कहा कि हमने तो अपनी पार्टी में ये कहा है कि हमें अपोजिशन के तौर पे पार्लियामान में बैठना चाहिए, पार्लियामान का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। वो जो बात पीपल्स पार्टी कह रही थी, मुस्लिम लीग की अक्सरियती जमात जो है अंदर बैठी, वो ये कह रही है। आज वो बात खुल के सामने आना शुरू हो गई है, और इसी बुनियाद पे मुस्लिम लीग के अंदर से इख्तलाफ आए हैं। सो आज तो पीडीएम के सदर को यह सोचना होगा कि वो जमात जो पीडीएम के असूलों से इनहराफ कर रही है, जो कह रही है कि इसको 5 साल पूरे करने देने चाहिए, क्या शाहिद खाकान अब्बासी जिम्मेदार हैं अगर आज एएनपी और पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है? क्या शाहिद खाकान अब्बासी कोई दूसरी राय इस पे नहीं है? अच्छा, कोई दूसरी राय इस पे नहीं है, लेकिन शाहिद खाकान साहब को उनकी जमात की आशीर्वाद हासिल होगी, ये अलग बात है।
कि शहबाज शरीफ साहब उस ने मरियम बीबी की आशीर्वाद हासिल होगी जो बड़े गर्मजोशी से मरियम बीबी और बिलावल एक दूसरे का इस्तकबाल करते थे, दोनों एक हरीफ जमाते थी, एक दूसरे के करीब आई। ज़ाहिर नौजवान की आदत की वजह से माजी के इख्तलाफात भुलाकर एक स्टेज पर इकट्ठे हुए, साथ चलने का जो एक अज़्म था। पहली गुजारिश ये है कि सियासी अखलाकियात इसी बात का तकाजा करती है, अगर माजी में तलखी रही तो अच्छा नहीं था। हाँ, हमने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली वो काम उस तरह चल नहीं पाया, लेकिन उसके बाद जो बयानिया अख्तियार किया गया, आज तक पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सख्त जबान इस्तेमाल हुई है, लेकिन जवाब में हमने किसी मामले में इनिशिएट नहीं किया कोई ऐसा सख्त डायलॉग। सो मरियम बीबी के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे तो उनका एहतराम है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बहरहाल उनके बारे में कहा है कि अभी उनको वो सियासी ग्रूमिंग उनकी का इशू है। लेकिन ये एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, राइट? पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी और है। कैसे अगर सर? पीडीएम को खत्म करने, देखिए पीडीएम का एजेंडा क्या था? पीडीएम का एजेंडा था हुकूमत को खत्म करना। अगर मुस्लिम लीग इस हुकूमत को खत्म नहीं करना चाहती तो फिर वो इनहराफ कर रही है जो हम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कदम एतमाद करो, हुकूमत को खत्म करो। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, फिर इजलासों में शरीक होना चाहिए, जो 29 मई को इजलास हुआ। देखिए अगर कोई अपने तई कुछ जमातें इकट्ठी करके वो इनहराफ करते हुए बेसिक प्रिंसिपल से अगर मीटिंगें करता है तो करे, हमें तो उससे इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है कि इत्तेफाक राय से फैसले होने हैं, अगर उससे हटके कोई कर रहा है तो वो फिर ये एक हकीकत है कि पार्लियामेंट के बाहर ऑपोजिशन तकसीम है, पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन तकसीम नहीं है। देखिए ये जो आप कह रही है ना, ऐसा ही है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम पीडीएम से नहीं हटे। जिन लोगों ने ये फैसला किया है हमारे खिलाफ, उन्होंने असूल से इनहराफ किया है। उन्होंने बेसिकली जिनके खिलाफ फैसला आना चाहिए वो तो मुस्लिम लीग है। जो पीडीएम की जो बुनियादी कलीद थी कि हुकूमत को घर भेजा जाए, वो नहीं भेजना चाहते, उसको वो खुल के कह रहे कि नहीं भेजना चाहते। लेकिन हालात ये हो गए पीडीएम के, कायरा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा तरस आ रहा है, तरस आ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मुझे तरस आ रहा है कि इकट्ठे रहेंगे भी कि नहीं। मुझे देखिए वजीर आजम साहब को तरस आना चाहिए, क्योंकि उनके तो हवाइयां उड़ गई थी उनकी जब पीडीएम शुरू हुई थी। और हमने जब पंजाब की बात की थी तो उन्हें पता था कि हमारी कमजोरी क्या है, उन्हें पता था कि हमारे कितने लोग अंदर से कमजोर हो चुके हैं और अवामी दबाव का सामना नहीं कर पा रहे। लिहाजा आज उनकी अगर हंसियां निकल रही हैं, खुशियां हो रही हैं वजीर आजम साहब को, और वो तंज कर रहे हैं तो उनका हक बनता है। लेकिन ये तंज कौन करा रहा है? वो जो उनको उनकी हुकूमत को नहीं गिराना चाहता। हम तो आज भी गिराना चाहते हैं, हम तो आज भी कहते हैं लाओ अदम एतमाद की तहरीक। आप गिराने के मंसूबे बनाए, वो अगली हुकूमत में भी आने के मंसूबे बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी, मुल्क और तरक्की करेगा। सवाल आपका जिस रेफरेंस में था उसके जवाब में मैं कह रहा हूं, ये आप एक और सवाल कर रही है, मैं उस सवाल के रेफरेंस में कह रहा हूं कि वजीर आजम को खुशियां होंगी, यकीनन होंगी, जब अपोजिशन में दरारें होंगी। ये अलग बात है कि उनकी अपनी दरारें बहुत बड़ी होती जा रही है और उनके लिए अपने बहुत सारे मसाइल खुलते जा रहे हैं जो उनके काबू में नहीं होंगे। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि अपोजिशन को खराब करने वाली जमात कौन सी है, पीडीएम को तोड़ने वाली जमात कौन सी है? वो मुस्लिम लीग है, क्योंकि मुस्लिम लीग इस हुकूमत को नहीं भेजना चाहती। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी भेजना चाहते हैं उनको, या उनके जो जमात के बाकी लोग हैं, गफूर हैदरी साहब या बाकी, उनसे एहतरामन अर्ज़ है। तो मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी का साथ क्यों नहीं दिया? वो भी नून लीग के साथ जाकर खड़े हो गए, इस्तीफों पर डट गए और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसमें मैच्योरिटी ही नहीं है। ये तो मौलाना साहब भी ये बात कर रहे हैं। मौलाना साहब आपके साथ इस बार खड़े नहीं हुए। ये मेरी मैच्योरिटी का फैसला किसी जमात ने या किसी फर्द ने नहीं करना। मेरी मैच्योरिटी का फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। और जब बिलावल साहब पार्लियामान में नहीं आए थे और पार्टी की लीडरशिप में थे, तब भी पूरे पाकिस्तान ने उनको देखा और उन्होंने बड़े आला तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड किया। और जब वो पार्लियामान में आए तो एक एक शख्स ने, और आप सारे मीडिया ने उनकी तारीफें की थी कि उन्होंने एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के तौर पे बातें करनी शुरू की हैं, उनका आगाज है। लेकिन अफसोस यह है कि जो लोग पीडीएम को तोड़ने का बायस बन रहे हैं वही हमें मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल से इनहराफ कर रहे हैं वो हमें मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। और आज उनकी जमात के लिए कि हमें पार्लियामान को नहीं छोड़ना चाहिए, यही हम कह रहे थे। हम कह रहे थे इनको घर भेजना चाहिए अदम एतमाद के जरिए। आज उनकी जमात के अंदर से लोग कह रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप हमें गालियां देने की बजाय, आपकी जमात के ज़ुअमा हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय अपनी तरफ देखें और अपने साथ बैठे हुए लोगों की तरफ देखें, कसूरवार कौन है।
बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर आमिर जमान कायरा साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अमरीकी हुकूमत के अफ़गानिस्तान से 11 सितंबर 2021 तक मुकम्मल फ़ौजी इनख़ला के फ़ैसले के बाद अमरीकी अफ़वाज की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस वक्त अफ़गानिस्तान से तकरीबन 25% अमरीकी अफ़वाज वापस बुलाई जा चुकी हैं, जबकि अमरीका ने अफ़गानिस्तान में मौजूद अपने 5 फ़ौजी तनसीबात अफ़गान फोर्सेस के हवाले भी कर दी हैं। अफ़गानिस्तान से इनख़ला के बाद अमरीका खित्ते में नए फ़ौजी अड्डों की तलाश में भी है, जिसके लिए पाकिस्तान के इनकार के बाद उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के नाम सामने आ रहे हैं। अमरीका अफ़गानिस्तान से फ़ौजें तो निकाल रहा है, लेकिन फ़ौजी इनख़ला के बाद अमरीका की अफ़गानिस्तान पर हिकमत अमली क्या होगी इसके बाद, इस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ये ऐलान कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनख़ला के बाद अफ़गानिस्तान की अस्करी इमदाद नहीं की जाएगी, जिसके बाद इन ख़दशात का इजहार किया जा रहा है कि अफ़गान फोर्सेस को मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इस वक्त अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पों में भी इजाफा हो चुका है, ये भी कशीदगी बढ़ती जा रही है। काबुल इंतज़ामिया का कंट्रोल अफ़गानिस्तान के शहरों और कस्बों में बरकरार है, लेकिन देही इलाकों में तालिबान काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं। अफ़गानिस्तान में अमरीका की 20 साला मौजूदगी में हालिया दिनों में एक इजलास भी काबुल में हुआ, जिसमें अफ़गानिस्तान के उलमा, सियासतदानों और दानिश्वरों ने शिरकत की। इस इजलास में तमाम शुरका ने अमरीका को अफ़गानिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है इसका जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि अमरीका ने अमन और सिक्योरिटी कायम करने के बहाने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, लेकिन अमरीकी हमले के बाद अफ़गानिस्तान में तशद्दुद और मनशियात की स्मगलिंग में इजाफा हुआ, इसलिए इन तमाम हालात का जिम्मेदार अमरीका है। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब आपका। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, ये एक हकीकत है कि आलमी बिरादरी जो है हमें अफ़गानिस्तान के तनाजुर में देखती है और फिर जो अफ़गानिस्तान में होने वाले वाक़यात हैं खित्ते और पाकिस्तान दोनों पर असरअंदाज होते हैं। अब अमरीका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि 4 जुलाई तक अमरीका जो है वो अपना इनख़ला मुकम्मल कर लेगा। क्या ये बात दुरुस्त है? अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या फिर हम ये समझ जाएं कि हालात इस जो है ना वो मज़ीद बिगड़ने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या सिस्टम होगा, इस बारे में कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं आई है, कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। अमरीका इतनी जल्दी में क्यों है अब निकलने में? देखिए, ये 4 जुलाई के इनक़लाब वाली बात जो है ये तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से की गई है और शायद उनको अमेरिकी हुकाम ने बताया होगा। तो ये काफ़ी तकरीबन 2 महीने अपने जो डेडलाइन थी 11 सितंबर उससे पहले निकल रहे हैं। तो ये एक बड़ी हैरानी की बात है। अमेरिकी काफ़ी तेज़ी में है। शायद वो समझते हैं कि अगर वो इस तरह निकल गए तो जो दोनों अहम फरीक हैं तालिबान और अफ़गान हुकूमत, वो भी फिर जल्दी करेंगे, मुज़ाकरात शुरू करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। क्योंकि अगर अमेरिकी फ़ौज निकल गई और कोई अमन मुआहदा ना हो सका तो फिर हालात ख़राब भी हो सकते हैं। तो कल ही ये इत्तला आई थी कि काबुल से मुज़ाकराती टीम फिर से दोहा पहुंच गई है। तालिबान उनके मुंतज़िर हैं और मुमकिन है कि इनके दरमियान फिर से दोहा में मुज़ाकरात शुरू हो जाए। ईद उल फितर के मौके पर इनकी एक मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये है कि इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस भी करवानी थी, तालिबान ने इनकार कर दिया था। तो अब उसका मुस्तकबिल जो है इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का वाज़ेह नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका अगर लेकिन इतनी उजलत में अगर इनखला होता है, आप नहीं समझते कि अफ़गानिस्तान में एक बार फिर से खाना जंगी और हमसाया ममालिक में फिर मुहाजिरीन के एक नए सैलाब का खदशा पैदा हो जाएगा? फिर अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने के हवाले से बड़े खदशात सामने आ रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान का नाम लिए बगैर भी जो है ना वो धमकी आमेज़ पैगामात दे रहे हैं। क्या ये जो अदम इस्तेहकाम हो सकता है, जो मुमकिना तौर पर जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, ये एक नई सूरत हाल की तरफ, कशीदगी की तरफ नहीं धकेलेगा इस खित्ते को?
कि देखिए, एक बात तो ये है कि अगर अमेरिकी और नेटो के फौजी अफगानिस्तान में रहते हैं फिर भी मसला है, उनके खिलाफ जंग होगी और ये न ख़त्म होने वाली जंग होगी। अमेरिका ने इसीलिए मजबूरन तालिबान से अमन मुआहदा किया और फ़ौज निकालने का मुतालबा तालिबान का मान लिया। अब अगर वो निकलते हैं फिर भी खदशात तो काफ़ी हैं, क्योंकि अफगान हुकूमत बड़ी कमज़ोर है। 1 मई से जब अमेरिकी फ़ौज की वापसी इनखला शुरू हुआ है, 6 ज़िली हेडक्वार्टर्स के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और वो मज़ीद अपने हमलों में इजाफा कर रहे हैं। और अफगान हुकूमत के जो एहलकार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ऐसी भी इत्तलाआत हैं कि कई अफगान जो हैं वो तुर्की जाने का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि अगर हालात ख़राब हो जाएं तो वो निकल जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी ज़ाहिर ख़तरात तो हैं। लेकिन अमेरिका को क्या वाकई फौजी अड्डों की ज़रूरत है? पाकिस्तान के इनकार के बाद कहा जा रहा है उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में 9/11 के बाद अमेरिकी फौजी अड्डे जो बने थे अब वो मौजूद नहीं है। फिर किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान जो हैं ये रशिया की सरबराही में कायम एक जो फौजी इत्तेहाद है उसके रुकन भी हैं। फिर इन ममालिक के ऊपर रशिया और चाइना का बहुत ज़्यादा असर है, इसलिए वहाँ अमेरिकी फौजी अड्डों के लिए पहले जैसे हालात तो नहीं हैं। तो फिर अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान भी इनकार कर चुका है। देखें, अभी तो अमेरिका की कोशिश जारी है और अमेरिका अगर निकल भी जाएगा लेकिन वो अफ़गानिस्तान के मामलात में मुलविस रहेगा। वो चाहेगा कि करीब ही अफ़गानिस्तान के उनको फ़ौजी अड्डे मिल जाए, वहाँ से वो जाकर अपने तैयारे उड़ाएं और बमबारी करें। हाँ। तो अगर पाकिस्तान ने वाकई इनकार कर दिया है मुकम्मल तौर पर तो ये एक अच्छा फ़ैसला है और मेरे ख़्याल में पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस भी होनी चाहिए कि जो 2001 का मुआहदा था वो एयर लाइंस कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइंस कम्युनिकेशन, वो मुआहदा कब तक के लिए है और क्या उसकी ज़रूरत है और उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान हुआ है, फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। हाँ। तो और लेकिन इस स्ट्रेटजी की भी समझ नहीं आती ना। एक तरफ आप वहां से निकल रहे हैं, दूसरी तरफ आप फौजी अड्डे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस खित्ते में अपनी इजारादारी भी कायम रखना चाहते हैं। देखें, जो बाइडेन को ये खदशा है, ये ख़तरा है कि कहीं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से फिर अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के ऊपर हमला ना हो जाए जिस तरह 9/11 का हमला हुआ था। तो वो चाहते हैं कि वो उसके लिए पहले से तैयारी करें। उनके पास फौजी अड्डे इस खत्ते में मौजूद हैं। उनके पास कतर में, बहरीन में, ओमान में, उर्दन में, डिगो गार्शिया में अड्डे हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश के करीब कोई अड्डा मिल जाए। तो पाकिस्तान से कहा गया, अभी रूस के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, ज़मीर काबलोव, उन्होंने कह दिया है कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों ने इनकार कर दिया है, वो अड्डे नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को कुछ मायूसी है, लेकिन देखें कुछ इजाफी खर्चा आएगा अगर वो कतर और बहरीन या उर्दन या ओमान के अड्डे इस्तेमाल करेंगे, वो वहाँ से भी हमले कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी माहिर अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।